मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर। यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है, आज होली के त्यौहार है। होली के त्यौहार में भी यहाँ पर आंदोलनकारियों का जज्बा कम नहीं है, उसी तरह के जज्बा है जो पहले था। हम कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा दिखाइए। इस आंदोलन में खास करके जो किसान जो हैं वो अपने मांगों के लेकर बहुत दिनों से, यानी करीब करीब 120 दिनों से ऊपर हो गया, किसान यहाँ डटे हुए हैं और सरकार खास करके किसान के बात मानने के लिए राजी नहीं है। लेकिन किसान जो हैं वो, किसान को भी कहना है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे, ये किसान के कहना है। आप देख सकते हैं कि किसान अभी जो इस त्यौहार के दिन में भी यहाँ पर कहने का मतलब कि किसानों की जमौड़ा है, किसान क्या आना जाना स्टार्ट है और कहीं कहीं अपने अपने कैंप में भी बैठे हैं। और इसके लेकर किसान कहने मतलब इसके लेकर किसान को जज्बा को देखते हुए अभी एक किसान से मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, किसान से। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? शुरुआत से ही। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ शुरुआत से ही। अच्छा अच्छा, तो यहाँ शुरुआत से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ अपना धरना दे रहे हैं। कौन चीज का धरना दे रहे हैं? इस चीज का धरना दे रहे हैं, डकैती के रहा किसान मजदूर का। अच्छा, यू के नाल है इसका जी, यू चोर जी, चौकीदार। अच्छा अच्छा, यू डकैती के रहा किसान मजदूर का। अच्छा, और हम धरना दे रहे कि तो मान जा मका। अच्छा, यानी हम बनाना भी जानते हैं, हम बिगाड़ना भी जानते हैं। आप कितने दिन से यहाँ डटे हुए हैं? शुरुआत से जी। अच्छा, बड़े भाई शुरुआत से ही। तो अभी तक आपकी बात माने हो? बात नहीं मानेगा जी, हमने 2 बार बनाया यू, और हम दूसरे ढंग के भी हैं। ऊ नहीं मानने का, ऊ मानने का। इसकी माँ की जागीर है, हम दादलाई जिम्मेदार हैं। यू चोर चौकीदार, ये हबूब कर यू ईश्वरों के। यू अगर हमारे डकैती करेगा हम दिन में लूट देंगे इन्हें, हम नहीं हटेंगे। मुझे 5वां महीना लग गया ही हूँ। मैं राजवीर सिंह हूँ, गाँव फुकाना मलिक। मैं पहलवान के नाम से मशहूर हूँ। यू हमने 2 बार बड़ा भुक्का चोर चौकीदार क्या बेचा। यू इस देश को बेचने लगा, यू हमें बेचने लगा। हम इसे कड़े पानी पुछाए लगे, कड़े पानी। इसकी माँ की जागीर नहीं है या दादलाई जिम्मेदार हैं। इसे कड़े पानी चार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऊ नहीं जागा, ऊ जागा। तो बेगैरत आदमी है, 3 से आदमी मर गए, इन्हें एक भी आंसू नहीं काटी। जिन लोगों ने वोट दी उनके विषय में एक दिन भी इस आदमी ने आंसू नहीं काटी। ऊ नहीं जागा, ऊ जागा। जब बेईमान किस्म है और बेईमान का हम हमारा जैसे जाग रहे, ऊ नहीं जागा, ऊ जागा गया। ये किसान को कहना है कि चौकीदार जो है वो चोर है, ये पूरा देश को बेच दिया। हम जब तक ये हमारा बात को मानेगा नहीं तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ये किसान को जज्बा देखकर लगता है कि सचमुच में क्या किसान जीतेगा या सरकार जीतेगा, ये तो आपके सामने ही है। लेकिन हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जो मैं देख रहा हूं, यहाँ के किसानों के जज्बा जो देख रहा हूं, ये जज्बा कम नहीं है। ये दिनों पे दिन किसानों की जज्बा बढ़ते जा रहा है। आज होली के त्यौहार में फिर भी किसान यहाँ डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। ये कह रहे हैं कि होली जैसा कितना हो होली त्यौहार अगर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ डटे रहेंगे, हम होली यहीं मनाएंगे। हम एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज होली जो मना है वो भगत सिंह के गांव से मिट्टी आया है, उस मिट्टी को अपने तिलक करके यानी लीलार पर लगाकर होली मनाए हैं। बल्कि ये रंग से किसान यहाँ होली नहीं खेले हैं, ये भगत सिंह के गांव के मिट्टी से होली खेले हैं। हम एक और बात बताना चाहता हूं आप लोगों के अपने चैनल के माध्यम से कि किसान जो हैं वो इडिग हैं, किसान हैं वो
पूरी अपने मन बना चुके हैं कि जब तक हम इस सरकार को हिलाएंगे नहीं, हम घरे वापस जाएंगे नहीं। अभी मैं आपको अखिल भारतीय किसान महासभा कैंप और भाईचारा लंगर कैंप के पास मैं पहुंचा हूं, और अभी मैं थोड़ा अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय में थोड़ा कुछ नेता लोग हैं, इनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं इस मैटर पे। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा कैंप को दिखाइए। तो ये अखिल भारतीय किसान महासभा कार्यालय है। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा के कुछ नेता लोग बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ इस आंदोलन के बारे में कुछ सलाह लेता हूँ, कुछ पूछता हूँ कि क्या आप लोग कब तक डटे रहिएगा। अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के दिल्ली एनसीआर के सचिव हैं कॉमरेड बिमल त्रिवेदी। कॉमरेड बिमल त्रिवेदी जी, आप कितने दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं? पहले दिन से हम लोग हैं यहाँ। अच्छा, तो पहले दिन से क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सारे किसानों के साथ 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए हम लोग यहाँ आंदोलन और धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इतने दिन से धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या आपको सरकार बात मान रही है? सरकारें आज तक ये बताओ कि इतिहास में कभी सरकारों ने अपने आप इस तरीके से बात मानी है? बिना संघर्ष के कोई बात मानी गई है? जब संघर्ष किया जाएगा। और ये सरकार तो आप जानते हैं ये सरकार क्या है? सरकार तो एक मुखौटा है। असल में तो ये कारपोरेट की जो थैलीशाह हैं दुनिया के बहुत बड़े, उनकी सेवक है और उनका जो संसद है वो उसका प्रबंधन समिति है। तो इतनी आसानी से वो बात थोड़ी मानने वाली है, इतनी आसानी से बात मानेगी भाई उनका? आप तो एक समझिए ना मामला क्या है। एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो छल बल में पूरी तरीके से परिपक्व है। दुनिया के जितने छल बल की जो किताबें हैं ना, उनका सार्थक तो जो है उसको उसने एक कला के रूप में बहुत ऊंचे तक पहुंचा दिया है। अच्छा। दमन की वो जो है मास्टर सरकार है। दमन कैसे किया जाए, इसी पार्लियामेंट्री चौहद्दी के अंदर, इसी संवैधानिक चौहद्दी के अंदर रहकर किस तरीके से संविधान की हर तत्व को तोड़ मरोड़ कर कुचल दिया जाए और संविधानेतर काम किया जाए। इस काम में वो एमए नहीं है, मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है, वो पीएचडी है, डीएससी है। तो वो ये एक ऐसी सरकार है जो कहने के लिए तो एक प्रजातांत्रिक देश की सरकार है, लेकिन वो असल में एक नौ फांसीवादी सरकार है। और इस सरकार का असली ताकत जो है वो कहाँ से आती है? इसके पास आरएसएस के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में 10 लाख फांसीवादी कार्यकर्ता है, जो जनता के अंदर विभाजन, फूट डालो और विभाजन करो, इस तरीके की राजनीति से किसी भी तरीके से हमेशा चुनावी मोड में रहकर सत्ता पर कब्जा करे रखकर कारपोरेट की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। मीडिया भी उनका गुलाम है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो किसान आंदोलन की, पूरी किसानी की जो कारपोरेट के खिलाफ जो आंदोलन की जो मुहिम है, उसको भला वो क्यों मान जाएंगे इतनी आसानी से? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ही गुमराह करना चाहते हैं सरकार को? हाँ, आपका ये प्रश्न सही है। हम लोगों का ये थोड़ा सा बताएंगे कि हम लोगों का क्या स्वार्थ हो सकता है सरकार को गुमराह करने में? क्योंकि नोटबंदी हुआ, उससे तो बहुत सारा फायदा हुआ। अच्छा, ये बात तो हमने आप जैसे बुद्धिजीवी से पहली बार सुनी कि नोटबंदी से बहुत सारा फायदा हुआ, तमाम काला धन शायद वापस आ गया है। तमाम नोटबंदी में जो उन्होंने तमाम बातें कही थी, असल में नोटबंदी तो वास्तव में जितना इस देश में काला धन था उसको सफ़ेद करने का एक साधन बन गया। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली जो एक प्रक्रिया चल रही थी कि असमानता का जो भयंकर असमानता, जो इस देश में आर्थिक असमानता भयंकर रूप में थी, उसको उसमें पूंजी का केंद्रीकरण और कारपोरेट के पक्ष में हो जाए। थैलीशाहों की थैली में और पूंजी देश के शोषित, पीड़ित, मेहनतकश जनता से सिमट कर और उनकी थैली में चली जाए। इस बात के लिए नोटबंदी हुई, इस बात के लिए जीएसटी हुई। चैन नहीं मिला इस सरकार को, उसने लेबर कानूनों को लागू किया। लेबर कोड के नाम से, सारे कानूनों का सरलीकरण करने के नाम से, सारे तमाम कानून जो हमने 150 साल में अपने खून पसीने से हासिल किए थे, उन सारे कानूनों को 4 लेबर कोडों में परिवर्तित करके श्रमिकों की लूट का रास्ता तैयार किया। कोई श्रमिकों के ऊपर किसी तरीके की कानूनी बंदिशें नहीं रही कि उनसे चाहे जितनी मेहनत लो, चाहे जितना शोषण करो। उसके बाद अब रह क्या गया था? आपको याद होगा, साल भर पहले से
अडानी अंबानी और क्या कहते हैं ये जो तमाम बड़े लोग हैं टाटा बिरला, इन लोगों ने सबने क्या मन बनाया कि अब तो हम कृषि की तरफ हमारे पैर अब बढ़ेंगे। अब कृषि की तरफ मंडी को उसमें अब हम तमाम विकास सब कर चुके थे, अब सब विकास के रास्तों पर दीवार खड़ी हो गई। अब उन्हें कृषि की तरफ विकास करना था, अर्थात जो एक क्षेत्र लूट कर रह गया है भारत की किसानी, उस किसानी को, उस किसानी में लगे हुए खेत मजदूर, बटाईदार, भूमि के मालिक, छोटा किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान, उस सब को तबाह करने के लिए अब उनकी संतों के पैर किधर पड़ रहे थे, जहाँ जहाँ पड़े कदम संतन के तांता हुईगा बंटाधार। अब वो किसानी की तरफ उन्होंने जो है अपना रास्ता बनाया है, तो किसानी की तरफ रास्ता बनाने में वो ये कानून जो है आपके सामने लेकर आए हैं। ये जो कानून है उससे क्या है कि किसान के रूप में किसान कौम को क्या कर दिया जाए, उसको क्या बना दिया जाए, वो सड़क का मजदूर बन जाए। और आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 10,000 साल में उतना पलायन नहीं हुआ है देश से जितना पिछले 20 साल में हुआ। पिछले 10,000 साल में उतनी आत्महत्याएं किसानों की नहीं हुई जितनी इन पिछले 20 सालों में हुई। अब उस पर भी उन्हें चैन नहीं है, उस पर चैन नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं कि इस देश का करोड़ किसान वो खेत मजदूर भी न रहे, किसानी से अपना तल्ला छुड़ा ले और मजदूरों की ये जो झुग्गी बस्तियों में मजदूर रहता है इनकी संख्या में अपने को जोड़ ले। माने आज जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर 1 करोड़ झुग्गी बस्तियों में रहने वाला मजदूर है। जब इस तरीके से करोड़ों आदमी शहरों की तरफ और पलायन करेगा तो उन झुग्गी बस्तियों में करोड़ों आदमी रहेगा। अनुपात क्या बदल जाएगा, अनुपात जितना शहर में आदमी रहता है उतना ही आदमी झुग्गियों में रहेगा। शहर किस तरीके के हो जाएंगे, शहर इस तरीके के हो जाएंगे कि एक तरफ वहाँ उतनी करोड़ों की संख्या में अगर ये झुग्गी में रहने वाला मजदूर होएगा जो रेहड़ी पटरी करेगा, जो कुछ बेचेगा, जब उसको खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने तरीके से जीवन जीने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ शहरवासी रहेंगे, क्या शहरों का स्वरूप बनेगा। अच्छा, एक और बात जो आप अभी बात आपने रखे कि जो भी ये सरकार है वो अडानी और अंबानी के पक्ष में काम कर रहा है, तो अडानी अंबानी भी तो बहुत अच्छा काम किया था 2-3 साल पहले, जो कि जियो सिम जो निकला था उसमें तो देश के बहुत सारे जनता को फायदा हुआ था। इस पर क्या कहना चाहते हैं भाई। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जियो में क्या किया, पहले वो फ्री दे रहे थे, फिर क्या किया, फ्री देने के बाद क्या किया उन्होंने सारे जब एक बार अभी आपको मान लीजिए एक अपना पैंट बेचना है और पैंट की मार्केट बनानी है, तो पहले पैंट की मार्केट बनाने के लिए क्या करेंगे, दुनिया के जितने पैंट वालों की दुकानें उनके सापेक्ष आपका पैंट सस्ता होगा या फ्री होगा। जब आपका पैंट मार्केट पर कब्जा हो जाएगा तो जिस दाम में आप अपना पैंट बेचना चाहोगे उस दाम में बेचोगे है। तो जियो के सिम के बाद आपने खुद अनुभव किया होगा कि जियो की सिम के बाद जब सारे पूरे ये जितनी MTL जितनी कंपनियां ये थीं उन सारी कंपनियों को कंपटीशन में, प्रतियोगिता में उन्हें ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, जब अकेला मार्केट उनका रह गया, ये तो साम्राज्यवाद के व्यापार का नियम होता है ना, तब उन्होंने अनाप शनाप मुनाफे के साथ अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक उसी तरीके से इन मंडियों को बाहर करके, जो पहले से मंडियां हैं हर जगह आप देखते होंगे, मंडी समिति के वो जो बने, इन मंडियों को बाहर करके, FCI को बाहर करके हैं, जो जितना सरकारी थोड़ा बहुत नियंत्रण उसको ख़त्म करके जब एकदम फ्री मार्केट किसानों को हो जाएगा, क्या कहते हैं वो कि अब तो किसान को इतनी सुविधा मिलने वाली है कि अपनी पैदावार को देश में जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। जैसा कश्मीर में जब 370 लगाया तो क्या बोले थे कि अब तो देश का हर आदमी कश्मीर में भी जाके ज़मीन खरीद सकता है। यहाँ तो वो झुग्गी वाले को एक झोपड़ी बनाने के लिए ज़मीन मिलती नहीं है, वो कश्मीर में जाके ज़मीन खरीदेगा, वहाँ अपना मकान बनाएगा। जाहिर है वो किनके लिए, वो बड़े बड़े जो पूंजीपति, अरबपति, खरबपति और उससे भी ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए वहाँ माल बनाने के लिए ज़मीन मिल जाएगी उन्हें हैं। देश जनता को क्या मिलना। उसी तरीके से किसानी में जब वो ये कानून लागू करेंगे तो एक आदमी, हम अपने गाँव में, मैं गाँव का रहने वाला किसान हूँ साथी, मैं जब अपने गांव के किसान को देखता हूं तो 4 कोस दूर पर मंडी समिति तो माल बेचने जाता नहीं है, वहीं पर जो बीच का छोटा दलाल है, अड़तिया है या छोटा वो व्यापारी है, वो उनके घर पर दरवाजे पर खरीद देता है। और 1800 रुपये में अगर धान है, 1785 रुपये में धान है तो 950 रुपये में दे के अपनी जेब में पैसा लाता है, क्योंकि उसको तो तुरंत संकट है, उसे पैसा चाहिए है। तो आप जा कल्पना करिए, ये किसान केरल में जाके अपना माल बेचेगा, ये आसाम में जाके अपना माल बेचेगा है। तो इसीलिए तो टिकैत ने अभी दो तीन चीज़ें कम से कम टिकैत ने इधर सार्थक बोली हैं, जिनको समझने की भी ज़रूरत है। वो कहता है रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, तो उसका मतलब समझिए, रोटी तिजोरी में बंद हो रही का मतलब क्या है
कि एक ऐसा भीषण हमला जो किसानों के ऊपर होने जा रहा है, न किसान की ज़मीन रहेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती वो करेगा तो ज़मीन का क्या होगा? धीरे धीरे वो सारी खेती किसके पास चली जाएगी? इन अरबपति पूंजीपतियों के पास चली जाएगी और किसान के पास ज़मीन नहीं रहेगी। पुरुषोत्तम शर्मा जी जिसे आपने सुना होगा, उसकी मार पहले किसके ऊपर पड़ेगी? किसान सभा के अध्यक्ष हैं, किसके ऊपर पड़ेगी? कि वो जो बटाईदार है, जो अभी अपने संसाधनों से उनके साथ रहकर किसी तरीके से अपनी आजीविका चला रहा है, वो बटाईदार सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। खेत मजदूर, बटाईदार, उन सब पर इन कानूनों की जो मार पड़ेगी, जब वो भूमिहीन हो जाएगा तब जो है वो कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? उसको जीविका के लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर है शहर की तरफ पलायन करेगा। है तो आप जिस सरकार का सामना कर रहे हैं वो बहुत क्रूर, हृदयहीन, छल बल में, पाखंड में पीएचडी और अपने कामों को देखिए, मोदी को देखिए, वो जानता है अच्छी तरीके से अगर पश्चिम बंगाल में हम चुनाव हार गए तो किसानों का आंदोलन और तीव्र होगा। अगर पश्चिम बंगाल में हम चुनाव जीत गए तो किसानों के आंदोलन का दमन करने का हमें एक औजार मिल जाएगी। जनता हर जगह वोट तो हमें ले रही, किसान तो मेरे पक्ष में। अभी गुजरात में जरा से वो नगर पालिका में जीत गया तो क्या कहता है? किसान तो हमें वोट दे रहे। तो क्या करता है? चुनाव प्रचार के जब बंद हो गया बंगाल में तो उस दिन खास मटुआ आदिवासियों को प्रभावित करने के लिए बगल के बांग्लादेश में जाकर वहाँ मटुआ मंदिर में पूजा करके मटुआ जनजाति को उसने प्रभावित करने का प्रयास किया। यही उसने गुजरात में किया था कि एक उसका उद्घाटन करके वो नदी में जो है चल रहा था। जो ऐसा आदमी है जिसके लिए चुनाव ही सर्वोपरि है, जिसके लिए सत्ता को एन केन प्रकार बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए चाहे जितना हिंदू मुस्लिम आबादी में, जातियों में, धर्मों में, भाषाओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर चाहे इतना विभाजन हो जाए, चाहे जितनी मारकाट हो जाए, चाहे इतना खून बह जाए, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में आनी चाहिए। और सत्ता किस बात के लिए आनी चाहिए? सत्ता आप इस देश की जनता के फायदे के लिए सत्ता अपने पास रखना चाहते हो तो इस देश की जनता तो चाहती ही है ऐसा नेता। लेकिन सत्ता इस बात के लिए आनी चाहिए कि हम कारपोरेट जो थैली शाह है, अडानी अंबानी टाइप के लोग हैं, इनकी ही सेवा ना करें। ये अडानी अंबानी भी जिनकी सेवा करते हैं, अडानी अंबानी बहुत बड़े पूंजीपति हैं, बहुत बड़े कारपोरेट हैं, लेकिन इनसे भी इन मछलियों को भी खा जाने वाली मछलियाँ इस दुनिया के पैमाने पर जो सबसे बड़े कारपोरेट है उनकी सेवा ये अडानी अंबानी भी करते हैं। अगर किसी कंपनी में इनके शेयर 33% है तो 73% उन बड़े पूंजीपतियों के शेयर हैं। तो मोदी किसकी सेवा कर रहे हैं? किसके लिए सत्ता चाहते हैं? इस देश की जनता के लिए सत्ता चाहते हैं। मोदी इस देश की जनता के लिए सत्ता चाहते हैं, उस जनता की भलाई के लिए सत्ता चाहते हैं, या देशी और विदेशी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके मुनाफों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए सत्ता चाहते हैं? ये निर्णय जनता को कर रहा है। और इस आंदोलन ने जनता को ये सिखा दिया है, जनता को ये बता दिया है कि ये आंदोलन जनता को इतना शिक्षित कर चुका है इस समय तक कि यदि इस समय हम न खड़े हुए, पूरे देश के लोग, पूरे देश के किसान, तो हमारे हाथ में दोबारा लड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। सवाल ये नहीं कि केवल किसान प्रभावित होगा, सवाल ये है कि पूरी मजदूरों की सेना में जब तमाम बढ़ोतरी होगी तो मजदूरी का दाम कितना गिर जाएगा और किस तरीके से वो गुलाम शासन फिर आ जाएगा जिसमें मजदूरों को कोड़ा लगाकर काम करवाया जाता था, निग्रो लोगों से दासों का व्यापार होता था। मजदूर दास से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अपने लड़ने के लिए जो वो जब बहुत ज़्यादा संख्या में कोई माल होता है तो उसका दाम गिर जाता है। जब मजदूर करोड़ों की संख्या में होंगे तो मजदूरी गिर जाएगी। मजदूरी जब गिर जाएगी तो कम मजदूरी के दाम में पूंजीपतियों को उनसे काम करवाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर किसान ने न समझी होती है, इस देश के किसान ही नहीं, अब विद्यार्थी भी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि शिक्षा को केवल व्यापार का जरिया बनाया जा रहा है। मजदूर भी समझ रहे हैं, ट्रेड यूनियनें समझ रही हैं, और जो और जनता के हिस्से हैं, बुद्धिजीवी, कलाकार, शिक्षक, वो सारे लोग समझ रहे हैं कि अब वास्तव में एक ऐसा संघर्ष का समय आ गया है। उस समय या तो हम अपने को दोबारा भयंकर लंबी सैकड़ों साल की गुलामत में झोंक दें या इसके खिलाफ संघर्ष करें। वो संघर्ष इस देश में बन रहा है। हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने संघर्ष की अगुवाई की, खास तौर से हमारे पंजाब के साथी, पंजाब के किसान, जिन्होंने 9 महीने 10 महीने जो है वहाँ होमवर्क, ग्राउंड पर वर्क किया, अपने संगठन बनाए गांव-गांव में। और 26 नवंबर 27 नवंबर को उन्होंने जब वहाँ कूच करने में रास्ते में जब उनकी बीजेपी की सरकारों ने आंसू गैस की गोलियाँ, आंसू गैस छोड़ी,
अस्त्र गैस और जो तमाम वो गोली वो नहीं होती हैं छोड़ने वाली, वो जो छोड़ी, खाइयाँ बांधी, उनको पार करके जब यहाँ बॉर्डर पर आकर वो किसान बैठ गए, उनका हमें धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद पंजाब के साथ हरियाणा के किसान आए। अब आप जहाँ बैठे हैं, आप ये समझिए कि आप कहाँ बैठे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर का महत्व क्या है? और तो यद्यपि उन्होंने सब जगह आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 26 जनवरी के बाद आंदोलन को सबसे पहले उन्होंने कहाँ तोड़ने की कोशिश की? इस गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने ऐसा अटैक किया कि अगर यहाँ हम खत्म, गाजीपुर बॉर्डर है क्या? गाजीपुर बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के साथ पूरे देश के किसानों को एकजुट करने का एक पुल का काम करता है। टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर का क्या महत्व है, वो दूसरा है। गाजीपुर बॉर्डर का क्या महत्व है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग जो पूरे देश से आते हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर आकर, उत्तर प्रदेश की जनता आएगी तो कहाँ आएगी? उत्तर प्रदेश से किसान आएगा तो कहाँ आएगा? अगर इस क्षेत्र का किसान आके गाजीपुर बॉर्डर मजबूत हो गया तो फिर इस किसान आंदोलन को हराया नहीं जा सकता। इसे तोड़ने की कोशिश किसको हुई? गाजीपुर बॉर्डर को। हमें उस समय धन्यवाद देना चाहिए टिकैत के निकले हुए उन आसुओं का, जिन्होंने उनका भी चरित्र का बदलाव कर दिया, टिकैत के भी चरित्र का बदलाव कर दिया और इस आंदोलन के भी चरित्र का बदलाव कर दिया है। लेकिन साथ ही एक बात मत भूलिए, गाजीपुर बॉर्डर का आज भी वही महत्व है। दोबारा भी जब कभी वो सशक्त होंगे और उन्हें हमला करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले किसको तोड़ने की कोशिश करेंगे? गाजीपुर बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए गाजीपुर बॉर्डर से पुकार जानी चाहिए पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में ये पुकार जानी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर तब किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरा टेंट खाली है। साथ ही आप जो कह रहे हैं उसके दो पहलू हैं। किसी जगह किसी आंदोलन को चलाने के लिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो एकदम आधारभूत होती है, केंद्रीय होती है, और फिर उस आंदोलन को समय समय पर उसको विस्तार देने के लिए उसके कुछ उपकरण होते हैं। आप देखते हैं, आप तो हमारे पुराने यहाँ हम देखते हैं, बार बार आते रहे हो। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ ये होता है कि आज हमारे यहाँ 2500 आदमी यहाँ बैठा है, कल हमारा कोई कार्यक्रम होएगा। जैसे अभी कौन सा कार्यक्रम था 23 मार्च का, उस दिन कितना आदमी था? आप खुद बताइए, क्या उस दिन 2500 आदमी था? उस दिन आदमी अचानक संख्या में कितना हो जाता है? 10,000। माने हमारी क्या शक्ति है? हमारी शक्ति है कि 2500 आदमी अगर हम यहाँ परमानेंट रहते हैं, लेकिन जिस समय और जब चाहे 4 घंटे में हम अपने 10,000 आदमी यहाँ कर लेते हैं। और आप जानते हैं दूसरी बात ये भी कि ये फसल कटाई का समय चल रहा है। ये जो है मतलब ऐसा भीषण समय है जो किसान के लिए पूरे साल की अन्न का, पूरे साल के दाने को इकट्ठा करने का समय होता है। तो बारी बारी से यहाँ किसान अपने परिवार से आते हैं, लेकिन जो हैं वो क्या है? वो आधार हैं, वो इस बात के सूचक हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो हम बढ़ के कई गुना हो सकते हैं, हमारी ये ताकत है। तो ये एक रणनीति के तहत हम लोग यहाँ कम भी रहते हैं और हम लोग यहाँ ज़्यादा भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तो उनके प्रचार करने के लिए। अब क्या है, यहाँ मंच पर जिस समय सवेरे सब लोग जानते हैं 12 बजे के बाद हमारी मीटिंग शुरू होती है। अब मंच में 12 बजे के पहले अगर कोनो जी न्यूज़ जो उनके गुलाम चैनल है उनका कोई आदमी आ जाएगा तो 2 आदमियों की फ़ोटो लेके अगर चिल्लाने लगेगा बॉर्डर पर किसान खत्म है, बॉर्डर पर किसान खत्म है, किसान आंदोलन तो फैल रहा है। अच्छा, एक और बात, आज भगत सिंह के मिट्टी आया है गाँव से। हाँ। ये आप लोग मिट्टी के काहे कहते मंगाए हैं गाँव से भाई? ये भगत सिंह कौन थे? इसके लिए तो भगत सिंह को भी थोड़ा सा जानना होगा ना। भगत सिंह 23 साल का वो नौजवान था जिसको लाख भाजपा अगर चाहे, भगत सिंह के नाम तो भाजपा भी लेती है ना, लेकिन उसने उनका जो दृष्टि था 23 साल के नौजवान का दृष्टि, वो साफ था एक मामले में। क्या साफ था? कि इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जो 90% लोग हैं, जब तक सत्ता उनके हाथों में नहीं आएगी तब तक सत्ताएं बदलेंगी, गोरे बदल जाएंगे, कालों का शासन हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। भगत सिंह वो लड़का था, वो नौजवान था जिसने, और आप देख रहे हैं आज उसके 23 मार्च के बाद, इतने सालों के बाद आज क्या है कि उससे ज़्यादा ब्रिटिश उपनिवेशवाद से ज़्यादा शोषण की जंजीर भारतीय सरकार, जो भारतीय शासक वर्ग हैं, उससे ज़्यादा शोषण की जंजीर उन्होंने कड़ी कर दी है। भारत के किसान मजदूर जो मेहनतकश तबके हैं उसका शोषण ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए भगत सिंह की जगह की मिट्टी, वहाँ की शहादत की मिट्टी, उसके साथ पूरे देश की मिट्टी का एक मिलन होना चाहिए। आज भगत सिंह की मिट्टी को यहाँ लाकर और तिलक करने का आशय ये है कि पूरे देश के जो ज़मीन है, ये जो धरती है, वहाँ के हर जगह की मिट्टी इस भगत सिंह की मिट्टी के साथ मिले। और मिट्टी क्या है?
भगत सिंह क्या थे? एक आंदोलन के प्रतीक थे। ये मिट्टी उस आंदोलन की धरोहर है। उस धरोहर के साथ जब पूरे देश की मिट्टी आकर मिलेगी तो इसका मतलब पूरे देश का मेहनतकश वर्ग, पूरे देश का मजदूर, पूरे देश का किसान ये इस आंदोलन के साथ एकजुट होगा और एकजुट हो रहा है। नित्य प्रति हमारे आंदोलन की शक्ति दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, हर हफ्ता, हर 15 या हर महीने हमारे आंदोलन की शक्ति बढ़ रही है। और एक बात ध्यान रखिए आप, हमारा जो ये हमने बताया कि हमारा एक क्रूर दुश्मन है जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर हमसे बहुत ज़्यादा सशक्त है, उसके पास इतिहास में हमेशा हमारे दुश्मन के पास हथियार रहे हैं। अब आज जो हथियार हैं वो तो बहुत ज़्यादा मारक हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जनता जो है इस देश की और दुनिया की धरती के किसी भी देश की इतिहास की निर्माता कौन होती है? जनता होती है। इतिहास का निर्माता तमाम हथियार बने रहते हैं, लेकिन जनता ने 1789 से तो आप भी देख रहे होंगे, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे 17 की रूस की क्रांति हो, चाहे 49 की चीन की क्रांति हो, चाहे अन्य देशों की क्रांति हो, लेकिन जब जिस देश में जनता खड़ी हो जाती है उठकर, वहाँ के शासक वर्गों के हथियार उन्हीं को मारने में काम देते हैं। तो हथियार उनके कितने भी हमारे दुश्मन के मारक हों, लेकिन हम जब खड़े हो जाएंगे, यहाँ का जर्रा जब खड़ा हो जाएगा, एक नारा देते हैं ना, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों का, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। माने इंकलाब माने क्या होता है? इंकलाब माने होता है परिवर्तन। अगर जनता जब किसी देश की परिवर्तन चाहती है, जब जनता चाहती है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, उस समय उस जनता को रोकने की ताकत शासक वर्गों के हथियार में नहीं होती है, शासक वर्गों की संगीनों में नहीं होती है, शासक वर्गों की तोपों में नहीं होती है, और शासक वर्गों के एटम बम में नहीं होती है। एक और बात, आप सीसी न्यूज के चैनल से पूरे किसान को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? केवल एक, इतिहास के निर्माता इस देश के किसान मजदूरों तुम हो। इतिहास की निर्माता जनता होती है। आज का वो क्षण है, आज इतिहास का वो जंक्चर है, आज इतिहास के संयोग में ऐसे समय कम आते हैं जब जनता अपनी ताकत के द्वारा अपने हाथ में अधिकार लेने के लिए संघर्ष कर सकती है। हम पूरी देश की जनता को गाजीपुर बॉर्डर के इस कैंप से ही संदेश देना चाहते हैं कि इस किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के जर्रे जर्रे से मजदूरों को, किसानों को, जिस तरीके से घास उगती है, मिट्टी में पानी जाता है, हर जगह से उठकर इस किसान आंदोलन का साथ देना चाहिए। वो किसान हो या मजदूर हो या विद्यार्थी हो या नौजवान हो या महिलाएं हो या इस मेहनतकश तबके का कोई भी आदिवासी हो, गिरिवासी हो, उन सबको इस किसान आंदोलन के पक्ष में पूरी तेजी से पूरे देश में आवाज उठानी चाहिए। इस संदेश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्रांतिकारी सभा के नेता जो हैं वो अपनी बात को रखे, वो कहे कि जो ये सरकार है, ये सरकार खास करके अडानी और अंबानी के पक्ष में काम कर रहा है, और खास करके जो अडानी अंबानी जो है वो गोदामों में माल भरने की काम कर रहा है, यानी रोटी तिजोरी में रोटी को भरने की काम कर रहा है। इनको ये एक बात और कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और एक और बात कहे कि हम यहाँ भले कम दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारी जो करवा जो है गाँव में घूम रहा है, गाँव में हमारी पंचायत हो रही है, और ज़रूरत पड़ता है तो हम यहाँ पर 200,000 की मात्रा में 2 घंटे के अंदर में जुट जाते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, छोटी सी, बहुत छोटी। अच्छा बोलिए। वो ये कि 1857 के आंदोलन में एक बार ये ऐसी स्थिति आई थी। उस समय क्या था, रोटी और कमल के द्वारा हमने गांव-गांव में अपना प्रचार किया था। आज एक दौर हो गया कि हम बॉर्डर पर आए, दूसरा दौर हो गया हमने महापंचायतें की। आज के दौर की ज़रूरत ये है कि इस किसान आंदोलन को और ज़्यादा व्यापक करने के लिए हम उस समय के रोटी और कमल के उदाहरण के तरीके से पूरे देश के हर गाँव में अपना आंदोलन देखो, हमारी बात सुनो आप। सरकार तो सब जगह है, कश्मीर में के भी गाँव में है, पहाड़ पर भी है, कन्याकुमारी में भी है, सब जगह है। हमारा संगठन सब जगह नहीं है। तो आज जरूरत क्या है, उसी रोटी और कमल को जिस तरीके से हमने 1857 में क्रांति को तैयार किया था, आज इस तरीके के किसी नई रणनीति के द्वारा पूरे देश की मिट्टी में जहां आदमी है, जहां मेहनतकश है, वहां इस संदेश को देकर हम इस किसान आंदोलन को दुनिया के सबसे बड़े जन आंदोलन में बदलना, ये हमारी चुनौती है। दुनिया के, ये हमला केवल मोदी का या भारत के शासक वर्गों का नहीं है, ये पूरी दुनिया का जो कारपोरेट है उसका पूरी दुनिया के मेहनतकश पर हमला है।
इसलिए अगर भारत में ये जन आंदोलन एक अगर ये संदेश देगा तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की धरती से मजदूर वर्ग जो है वो उठेगा और पूरी दुनिया के शासक वर्गों को चुनौती देगा। ये जो हमान जो कर रहे हैं, खासकर कहने का मतलब केवल देश के जनता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल बोल रहे हैं कि पूरे दुनिया के मजदूर एक हों, पूरे दुनिया के किसान के बारे में कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के कारपोरेट को खत्म कर दिया जाए, पूरे दुनिया को फांसीवाद को बर्बाद कर दिया जाए, यही इनकी कहना है। इसी बात के साथ कैमरामैन पंचम कुमार के साथ CC न्यूज डॉक्टर HR यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर।